हेलो स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लो का। एनर्जी फ्लो को कंप्लीट करने के बाद हम उससे नेक्स्ट मूव करेंगे पिरामिड्स पे, फिर सक्सेशन पढ़ेंगे और न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे, जिसके साथ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। पूरा किससे पढ़ रहे हैं आप? एनसीईआरटी से। क्या आपको एक एक लाइन क्लियर हो रहा है एनसीईआरटी का? अगर कोई लाइन क्लियर नहीं होता है तो आपका काम है कि मुझे टेक्स्ट करना है कि मैम ये वाला पॉइंट जो है वो हमको समझ नहीं आया था। ठीक है, सॉरी। तो एनर्जी फ्लो देखिए क्या लिखा है एनर्जी फ्लो में। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, sun is the only source of energy for all ecosystem on earth। देखिए, वैसे भी हम पढ़ते हैं कि जितने भी इकोसिस्टम होते हैं उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है, लेकिन कई बार आपके ऑप्शंस में दिया हो सकता है हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। तो आप वहाँ पे करेंगे, आपसे पूछा है कौन सा इनमें से कौन सा जो इकोसिस्टम है जिसको सन का ज़रूरत नहीं है एज अ एनर्जी सोर्स। तो आपका ऑप्शन रहेगा हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, क्योंकि बाकी सारे इकोसिस्टम में सोलर एनर्जी का ज़रूरत होता है। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, ठीक है, बट आई होप आपको सही से आवाज़ आ रही है। तो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी इकोसिस्टम होता है इस अर्थ पे, उन सबको एनर्जी का ज़रूरत होता है। वो एनर्जी आती है सन से। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को एनर्जी का ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन सन का ज़रूरत नहीं है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो देखिए टोटल जितना भी सोलर रेडिएशन होता है उनमें से 50% से भी कम जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। ओके, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो माना जाता है वो माना जाता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। और आप ये भी पूछेंगे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स को जो है वो क्यों ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल कहाँ, बिल्कुल डीप सी में होते हैं। वैसे डीप सी में होते हैं और वो कीमो ऑटोट्रॉप्स मेनली होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स मेनली वहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, जिनको लाइट का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक, ऑटोट्रॉप्स भी दो तरह से होते हैं ना, एक जो लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे जो लाइट पे नहीं डिपेंडेंट होते। जो लाइट पे नहीं डिपेंडेंट होते वो कौन से होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि सोलर रेडिएशंस जितनी भी आती हैं उनमें से 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। नॉट इवन 50, लेस देन 50%। और फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना बताया मैंने? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। We know that plants and photosynthetic bacteria autotrophs, okay, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या हुआ? ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप है ना। फिक्स सन्स रेडिएंट टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होगा दोनों ही क्या है? ऑटोट्रॉप हैं। कैसे ऑटोट्रॉप हैं? फोटो ऑटोट्रॉप हैं। वो सोलर एनर्जी को फिक्स करेंगे। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी, सन्स रेडिएंट एनर्जी क्या हो गई? सन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ताकि वो अपना खाना बना सके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड भी लेते हैं। ठीक, plants capture only 2 to 10% of photosynthetically active radiation, and this small amount of energy sustain the entire living world। See, हमने कहा कि फोटोसिंथेटिकली जो एक्टिव रेडिएशंस हैं वो सिर्फ 50% है। टोटल सन से जितना भी लाइट आता है उसका 50% से भी कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। और उस 50% में से भी प्लांट्स कितना? 2 to 10% ही टोटल फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का प्लांट सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर करते हैं। ठीक है, और बाकी इतनी सी छोटी एनर्जी में, इतना सा स्मॉल एनर्जी में जो है पूरा लिविंग वर्ल्ड जो है वो सस्टेन कर रहा है। मतलब हम पूरा सन का एनर्जी यूज करते ही नहीं है। सोलर एनर्जी जो है उसमें से सिर्फ
50% से भी कम हिस्सा है जो फोटोसिंथेसिस करवा सकता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए वो 50% हिस्सा भी प्लांट यूज़ नहीं करते, मात्र 2 से 10% तक यूज़ करते हैं. Okay, so it's very important to know how the solar energy captured by plant flows through different organism of an ecosystem. तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सोलर एनर्जी जो है जिसको प्लांट्स ने कैप्चर किया वो कैसे फ्लो होगा उसका. एक इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स में कैसे उस सोलर एनर्जी का फ्लो रहेगा. लेकिन इतना तो हम समझ गए कि क्या all organisms are dependent for their food on producers either directly or indirectly. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट हैं. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. क्यों ऐसा कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? क्योंकि हर्बीवोर्स तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे प्लांट्स पे, लेकिन कार्निवोर्स जो कि प्लांट्स को नहीं खाते हैं वो खाते हैं हर्बीवोर्स को. कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं. ठीक है, तो कार्निवोर्स डायरेक्ट प्लांट्स पे नहीं डिपेंडेंट होंगे, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे. क्यों? क्योंकि वो हर्बीवोर्स को खाएंगे. अल्टीमेटली हर्बीवोर्स जो बनेंगे वो किससे बनेंगे? उनमें जो फ्लैश बनेगा वो तभी बनेगा जब वो प्लांट्स को खाएंगे. तो हर्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, और कार्निवोर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर. तो कैसा फ्लो होता है? एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होता है. ये दिमाग में अपने बात घुसा लो कि एनर्जी का फ्लो कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होता है. हमेशा हमेशा, चाहे कोई सा भी इकोसिस्टम होगा, इकलौता यही एक आपको देखने को मिलेगा, इसी एनर्जी का ही फ्लो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो यूनिडायरेक्शनल होगा. याद रख लेंगे, एनर्जी का फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होता है. इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? क्या ये बात ये क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को प्रूव करता है? बिल्कुल, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को प्रूव करता है, क्योंकि हम कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर डेफिनेटली, और वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जो है वो चलता रहता है. ठीक है, और आपको समझ आता है कि इसमें जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो अप्लाई किया गया है. यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो रहता है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर. सो याद रखेंगे कि एनर्जी का फ्लो जो है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग होता है. फर्दर, इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ऐसा नहीं है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स नहीं अप्लाई होता इकोसिस्टम में. तो इकोसिस्टम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी एप्लीकेबल है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी एप्लीकेबल है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? ठीक है, आपको पता है एंट्रोपी जो है वो चेंज होती रहती है, पढ़ा है आपने. ठीक है, और कांस्टेंट जो है एक सप्लाई चाहिए होता है एनर्जी का अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. So ecosystem, they need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency toward the increasing disorderliness. देखिए, आप एक अपना रूम है आपका, ठीक है, अगर आप उसको संवारोगे नहीं, सही तरीके से नहीं करोगे, तो उसमें सारा उथल पुथल हो जाएगा. तो उस रूम को संवारने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी. ठीक है, तो देखिए अब उसी तरह से आपने अपना वो रूम आपका एक तरह से इकोसिस्टम समझ लो, जिसको संवारने के लिए आपने अपना एनर्जी को यूज़ किया. तो वही ज़रूरत होता है, वही बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी, एंट्रोपी चेंज होती रहती है और कांस्टेंट एनर्जी का ज़रूरत होता है. तो इकोसिस्टम को भी एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, वो मॉलिक्यूल्स बना सके जो उसको बनाने हैं. ठीक है, उसको एनर्जी क्यों चाहिए? कुछ मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए चाहिए. ठीक है, तो जैसे प्लांट्स को एनर्जी क्यों चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए चाहिए. वो कार्बोहाइड्रेट्स फिर हम खाते हैं, और भी चीज़ें बनाने के लिए चाहिए. तो एक कांस्टेंट सप्लाई इकोसिस्टम को चाहिए होता है, ताकि जो मॉलिक्यूल्स का ज़रूरत है वो उनको सिंथेसाइज कर सके, और उसके साथ ही वो यूनिवर्स का
जो यूनिवर्स का एक टेंडेंसी होता है कि वो डिसऑर्डर्ड हो सकता है, ठीक है, उसमें डिसऑर्डर इंक्रीज हो सकता है अगर सही से एनर्जी नहीं होगा। तो सही से एनर्जी आता रहेगा, सही से मॉलिक्यूल्स बनते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, वो जो इकोसिस्टम जो है यूनिवर्स में जो क्रिएट हो सकता है डिसऑर्डर, उसको काउंटरएक्ट कर सकता है, उसको रोक सकता है। क्योंकि अगर सही से प्लांट्स ही प्रोड्यूस अपना खाना प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हर्बीवोर्स किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, हर्बीवोर्स सही से नहीं खाएंगे तो कार्निवोर्स किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि स्पीसीज, एक ही स्पीसीज अपनी ही स्पीसीज को ख़त्म करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो एक पूरा डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ताकि डिसऑर्डर ना हो यूनिवर्स में, तो इकोसिस्टम को एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है एनर्जी का। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों एप्लीकेबल होते हैं इकोसिस्टम पे। क्लियर है? देखिए, ध्यान से देखिएगा आप हर चीज को। द ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम में क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सारे के सारे वही फॉर्म करने वाले हैं। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, ओके, कि पहली बात तो ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, वो बच्चा बच्चा बता देगा, ठीक। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे है ना, जो मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हर्बेशियस प्लांट्स हैं और वुडी प्लांट्स हैं। श्रब्स को नहीं तुम कहोगे, ठीक है। हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स को मेनली मेजर प्रोड्यूसर कहा गया है टेरेस्ट्रियल में। लाइकवाइज प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। वहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी आपको मिलती हैं स्पीसीज फाइटोप्लैंक्टन्स की, एल्गी की, और कुछ और हायर प्लांट्स भी आपको। हायर का मतलब टॉल प्लांट नहीं सोचना है, ठीक है, हायर कैटेगरी के प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म्स, ठीक। हायर प्लांट्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी। मैम कहाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम में? अब इतने सारे फूल जो हैं वो पानी में भी तो होते हैं, है ना। तो चलिए इतना समझ गए हम कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स हैं, ठीक है। बट अगर पूछा हो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स यूजुअली होते हैं। सक्सेशन के लिए पाइनियर कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। You have read about the food chains and web that exist in nature. आपने फूड चेन और फूड वेब के बारे में अपनी 9-10 क्लासेस में भी पढ़ा होता है, ओके। तो फूड चेन और फूड वेब कहाँ से स्टार्ट होती है? Starting from the plants or producer, food chain or rather food webs are formed such that an animal feeds on plant or on another animal and in turn is food फॉर अनदर। देखिए क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग प्लांट्स प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुआ फूड चेन, फिर या फूड वेब, जो भी फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन्स मिलके फूड वेब बना देती हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि किससे शुरू हुआ? स्टार्ट हुआ फूड चेन प्लांट से, ठीक है, और एक एनिमल ने उस पर फीड किया, ठीक। उस एनिमल पे कोई दूसरा एनिमल फीड करेगा, उस पर कोई दूसरा फीड कर रहा होगा। तो यही ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, फूड चेन और फूड वेब जो हैं वो फॉर्म होते हैं ऐसे, सच दैट एन एनिमल फीड्स ऑन अ प्लांट और अनदर एनिमल, ठीक है। एक एनिमल ने खाना खाया, प्लांट्स को खाया या दूसरे किसी एनिमल को खाया, और इन टर्न इज अ फूड फॉर अनदर, और बदले में वो खुद किसी और का खाना है, ठीक है। जैसे बकरी ने खाया, घास खाया, और बकरी खुद इंसान के लिए खाना है या किसी दूसरे जानवर के लिए खाना है। तो यही होता है फूड चेन और फूड वेब में, कि फूड चेन और फूड वेब जो है स्टार्ट तो करेंगे किससे? प्लांट से, प्रोड्यूसर से, फिर किसी एनिमल ने किसी दूसरे एनिमल को खाया या प्लांट को खाया, और वो खुद किसी और का खाना है, ठीक है। द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना खाने के लिए। इसी इंटरडिपेंडेंसी की वजह से जो है फूड चेन और फूड वेब बनते हैं, ठीक है। द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इट फॉरएवर। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में, सोचो एक एप्पल में जो एनर्जी थी वो हमेशा के लिए उस एप्पल में नहीं रहेगी। उस एप्पल को तुमने खा लिया, ठीक है,
अगर किसी बकरी में जो एनर्जी थी, गोट में जो एनर्जी था, पिग में जो एनर्जी था, ठीक है, वो हमेशा उसमें नहीं रहेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी एनर्जी जो एक ऑर्गेनिज्म पहले लेता है, प्राप्त करता है, वो कभी भी उसमें हमेशा के लिए नहीं रहती है। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिजम्स डाई, ठीक है। जैसे अगर प्रोड्यूसर्स ने कोई एनर्जी, जो भी एनर्जी बनाई, जो भी सोलर एनर्जी को ट्रैप करके प्रोड्यूसर ने जो भी केमिकल एनर्जी बनाई, या तो वो किसी कंज्यूमर के पास चली जाएगी, मतलब कंज्यूमर कौन हुआ, प्रोड्यूसर को खाने वाला। कंज्यूमर कौन हुआ, जैसे हर्बीवोर, जैसे कार्निवोर, क्या है, कंज्यूमर्स हैं। तो एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स ने बनाई, या तो वो ट्रैप हो जाएगी किसमें बताइए, या तो वो ट्रैप नहीं होगी, या तो वो पास हो जाएगी कंज्यूमर्स में, या फिर वो पर्टिकुलर प्लांट मर जाता है। वैसे ही अगर कंज्यूमर ने खाई है, जैसे हर्बीवोर कंज्यूमर है, उसने खाया है, तो वो कार्निवोर में चली जाएगी एनर्जी, या तो वो हर्बीवोर मर जाएगा, ठीक है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन और वेब, ठीक है। दो तरह की फूड चेन और वेब आपको देखने को, मतलब फूड चेन आपको दो तरह की देखने को मिलती है, दो क्या बहुत तरह की देखने को मिलती हैं। एक तो नॉर्मल आपका जो फ्री फूड चेन जो आपका होता है, नॉर्मल फूड चेन जो आता है, पैरासिटिक फूड चेन होता है, डेट्रिटस फूड चेन होता है, ठीक है। पर डेट्रिटस फूड चेन जो है वो कब शुरू होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ जो है वो डेट्रिटस फूड चेन शुरू होता है। एक ऑर्गेनिज्म मर गया, उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, तो वो क्या हो गया, डेट्रिटस। बट सिंपल है ये भी, लेकिन बस मेन क्या है कि अगर कोई डेड है, डेड को कोई खा रहा है, तो वो स्टार्ट कर रहा है क्या, डेट्रिटस फूड चेन। ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स। हाँ जी, हम समझते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी खाने की ज़रूरतों के लिए, जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। हेंस दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेटेरोट्रॉप्स। इसीलिए सारे एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं और कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। लिख लेंगे यहाँ पे कंज्यूमर्स क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं आपके हर्बीवोर्स जो खाएंगे सिर्फ प्लांट्स को, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके आएंगे कार्निवोर्स जो खाएंगे हर्बीवोर्स को, ठीक है। टॉप कार्निवोर्स आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स में, ठीक है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर्स किसी को भी खा सकते हैं, ठीक। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अगर वो प्लांट्स को खा रहे हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और हर्बीवोर्स हैं। एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट और दे आर प्रोड्यूस दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देखिए, अगर कोई एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है और वो दूसरा एनिमल बदले में प्लांट या प्लांट का कोई भी हिस्सा खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, सीड खा रहा है ना, तो वो एनिमल जिसने दूसरे एनिमल को खाया वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर्स टू। मैंने कहा ना, अब देखिए ग्रास है, गोट है, ठीक है, मैन है। ग्रास जो है प्रोड्यूसर्स है, गोट जो है कंज्यूमर है, मैन जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है। यही ले लो, ग्रास ले लो, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई आप कैट ले लो, ठीक है, कैट को किसी और ने खा लिया, उस किसी और जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहेगा, ठीक है। डॉग खा लेता है, डॉग को भी इंसान खाता है चाइना में, ठीक। तो यहाँ पे ग्रास प्रोड्यूसर हो जाएगा, कैट प्राइमरी, कैट वैसे कैट खाती नहीं है, ठीक है, कुछ और लेना चाहिए था, ठीक। आप यहाँ पे सपोज करिए क्या ले लीजिए, डियर ले लीजिए, ठीक है। ग्रास, डियर, लायन, क्या लायन को खा सकता है इंसान, ठीक है, मुश्किल है बट सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, डियर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, लायन सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अगर मैन होता तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाता, ठीक है, क्लियर। तो गोट यहाँ पे देख सकते हैं, गोट क्या है यहाँ पे, हर्बीवोर है, ठीक है। देखिए, ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हर्बीवोर्स, ठीक है।
Some common herbivores are insects, birds and mammals in terrestrial ecosystem and mollusk in aquatic ecosystem. अब ये आपको याद रखना है कि कुछ कॉमन हर्बीवोर्स जो होते हैं वो कुछ इंसेक्ट्स होंगे मतलब आर्थ्रोपोड्स होंगे, कुछ बर्ड्स होंगे मतलब एवीज होंगे, और कुछ मैमल्स होंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हर्बीवोर्स हमको देखने को मिलते हैं वो मेनली मोलस्का को बिलोंग करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, भूल सकते हो. एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेनली आपको हर्बीवोर्स देखने को मिलते हैं वो मेनली किसे बिलोंग करते हैं? मोलस्का को बिलोंग करते हैं. टेरेस्ट्रियल में इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं. देखिए, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स. जो कंज्यूमर्स जो हैं हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे वो प्राइमरी कार्निवोर्स कहलाएंगे. ध्यान से रखिए याद, प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं है वो, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं वो, जिन्होंने बिल्कुल जो सबसे पहले हर्बीवोर्स तो क्या खाते होंगे? हर्बीवोर्स खाते होंगे घास फूस. तो क्या हर्बीवोर्स को कार्निवोर बोलोगे? नहीं. उस हर्बीवोर को जो खाएगा वो क्या है? प्राइमरी कार्निवोर. उस प्राइमरी कार्निवोर को जो खाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर. समझ गए? तो प्राइमरी कार्निवोर ये नहीं समझना है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया. प्राइमरी कंज्यूमर तो हर्बीवोर ही है, लेकिन प्राइमरी कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है. दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड सेकेंडरी कार्निवोर. अब जो इस प्राइमरी कार्निवोर को खाएंगे वो क्या होंगे? सेकेंडरी कार्निवोर्स होंगे. ठीक है, तो सेकेंडरी कार्निवोर टर्शरी कंज्यूमर होता है. प्राइमरी कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कार्निवोर टर्शरी कंज्यूमर होता है. अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड. देखिए, ग्रास है, गोट है, मैन है. अब वही मैं आपको दे दूं कि देखिए क्या हुआ. ग्रास है, ठीक है, आपकी घास को थोड़ा ये ले लीजिए. ग्रास या किसी भी चीज़ को किसने खाया? क्या आपके माउस ने खाया. माउस को कैट ने खाया, कैट को डॉग ने खा लिया. ठीक है, तो ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, हर्बीवोर आपका माउस हो गया. ठीक है, फिर माउस को किसने खा लिया? कैट ने खा लिया. कैट यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर है लेकिन प्राइमरी कार्निवोर है. डॉग टर्शरी कंज्यूमर है लेकिन सेकेंडरी कार्निवोर है. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब देखिए, पढ़ते हैं डेट्रिटस फूड चेन के बारे में. द डेट्रिटस फूड चेन बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर. जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि डेट्रिटस फूड चेन जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट करती है. ठीक है, it is made up of decomposers which are heterotrophic organism, mainly fungi and bacteria. अब डेड ऑर्गेनिक मैटर को कौन खाएगा, कौन डिकम्पोज करेगा? सबसे पहले कौन करेगा बताइए? सबसे पहले डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई. दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस. ओके, एंड दीज आर नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स. सैप्रो मतलब होता है डिकम्पोज करना, और जो भी एनिमल डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, जो भी ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स कहते हैं. तो डेट्रिटस फूड चेन शुरू हुई डेड ऑर्गेनिक मैटर से, और उसको डिकम्पोज करने का काम किया हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ने, कुछ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फंजाई ने. ये फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को और अपने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत को पूरा करते हैं इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके, इस डेट्रिटस को डिग्रेड करके. क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं, इनको बोल दिया गया सेप्रोट्रॉप्स. अब जो डिकम्पोजर्स जो हैं वो एग्जैक्टली कैसे खाते हैं? डिकम्पोजर्स कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल which are subsequently absorbed by them. अब कोई डेड मैटर पड़ा है तो फंजाई के पास दांत तो है नहीं कि वो फटाफट से उसको काटने लग जाए, है ना. तो डिकम्पोजर्स जो हैं, जो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया हैं, जो डिकम्पोजर्स फंजाई हैं, वो कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं अपने से बाहर, अपने जो बॉडी है उनका उससे बाहर कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे. वो एंजाइम्स जो हैं उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जितना भी वो वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे. अब
सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को जो डिकम्पोजर्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझ गए? इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ओके, ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है आपका डेट्रिटस फूड चेन, एक होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग तो घास फूस वालों से शुरू होता है, ठीक है। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी फ्लो, ठीक है। जो मेजर स्रोत है एनर्जी फ्लो का वो ग्रेजिंग फूड चेन होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल में आपको डेट्रिटस फूड चेन भी देखने को मिलता है, आपको ग्रेजिंग फूड चेन भी देखने को मिलता है। एक्वाटिक में आपको जो है मेनली एक्वाटिक में भी आपको देखने को मिलेंगे दोनों, लेकिन एक्वाटिक में ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो मेन कॉन्डुइट रहेगा एनर्जी फ्लो का। वहीं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है वो फ्लो करता है थ्रू डेट्रिटस फूड चेन देन थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन। जो हमने बकरी का घास वास बताया ना, वो तो ग्रेजिंग फूड चेन है, ठीक है। तो एक्वाटिक में तो बोलोगे मैम ग्रेज तो नहीं करते हैं, ग्रेज करते हैं बेटा, समझाती हूँ। फाइटोप्लैंक्टन्स को जो खाएंगे वो जू प्लैंक्टन्स होंगे, ठीक है। तो मेन फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, मेनली फाइटोप्लैंक्टन्स पूरे ओशंस में आपको प्रोड्यूसर्स की तरह दिखते हैं। उसके बाद एल्गी होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं। तो वहां पे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे इतना डिपेंडेंट नहीं है ऑर्गेनिज्म जितना इन पे जिन प्रोड्यूसर्स पे हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेनली आपको ग्रेजिंग फूड चेन देखने को मिलता है, वहीं आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लार्ज एनर्जी फ्लो जो देखने को मिलता है वो डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू देखने को मिलता है। डेट्रिटस फूड चेन जो है बहुत लेवल पे ग्रेजिंग फूड चेन के साथ भी कनेक्ट करती है। देखिए, डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स। Some of organism of detritus food chain are the prey to the grazing food chain animals, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो डेट्रिटस फूड चेन में अपना रोल प्ले करते हैं, वही ग्रेजिंग फूड चेन के कुछ एनिमल्स के लिए जो हैं शिकार हो सकते हैं, ठीक है। वल्चर, आपको पता है वल्चर्स जो हैं, देखिए वल्चर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वल्चर्स जो हैं वो डेट्रिटस फूड चेन को फूड चेन में रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन वल्चर्स का ऐसा है उनको कोई दूसरे एनिमल्स भी खा सकते हैं ना, ठीक। तो ग्रेजिंग फूड चेन वाले एनिमल्स भी वल्चर्स को आगे खा सकते हैं। तो बहुत बार जो डेट्रिटस फूड चेन है वो कनेक्ट हो सकती है ग्रेजिंग फूड चेन के साथ, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो डेट्रिटस फूड चेन के होते हैं वो ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल्स के लिए शिकार होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में कुछ एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्रोज क्या है, ओमनीवोर्स हैं। ह्यूमंस क्या है, ओमनीवोर्स हैं, जो घास को भी खाएंगे और जो किसको खाएंगे बताइए, जो एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। अब हम ह्यूमन बताओ, ह्यूमन हम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ठीक है। दिस नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट अ फूड वेब, ठीक है। हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बींग्स? वैसे तो हम ओमनीवोर्स हैं, देखिए, लेकिन आपको आगे चार्ट में दिखेगा एग्जैक्टली कि हमें कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो आप समझ गए कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेनली ग्रेजिंग फूड चेन रहता है, ठीक है, और हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेनली डेट्रिटस फूड चेन रहता है। डेट्रिटस फूड चेन कई बार कनेक्ट हो सकता है ग्रेजिंग फूड चेन के साथ। क्रो और कॉकरोचेस कैसे होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। बहुत सारे ह्यूमंस भी क्या है, ओमनीवोर्स हैं। नेचुरल इंटरकनेक्शन जो होता है फूड चेन में, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन से क्या बनता है, फूड वेब बनता है, ठीक है। चलिए, organism occupies a place in the natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with other organism। देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म का नेचर में या अपनी कम्युनिटी में एक लेवल होगा। वो लेवल डिपेंड करेगा कि उसकी फीडिंग हैबिट्स क्या हैं। अगर वो लेवल है हर्बीवोर्स को खाने का, कि अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या खा रहा है, हर्बीवोर्स खा रहा है, ठीक है, तो वो प्राइमरी आपका बिल्कुल प्रोड्यूसर लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन ऑफ फूड, organism occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level। मतलब फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स को उनके ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म का जो फूड का सोर्स है वो क्या है। सबसे पहला, प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोर्स और
प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, और कार्निवोर्स जो हैं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। ध्यान से सुनना फिर से बात, क्या कहा कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होगा, ये देख लीजिए, अब ये दिखाती हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू, है ना। प्रोड्यूसर्स हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास और ट्रीज, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं हर्बीवोर्स, ठीक, लेकिन प्राइमरी कार्निवोर्स तो नहीं है, हर्बीवोर्स हैं ये। तो ये आ गए जू प्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जो खाते हैं वो क्या होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स। ग्रास हॉपर और काउ क्या खा सकते हैं, ग्रास और ट्री को, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स पे जो फीड करे वो है सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल आपका आ गया कार्निवोर्स। और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो और क्या है, और क्या लिख लेंगे आप यहाँ पे, वो है, बताइए, वो है प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो टॉप कार्निवोर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, और ये टर्शरी कंज्यूमर हैं, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, लेकिन सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं, मैन और लायन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस जो हैं वो क्या हैं, टॉप कार्निवोर्स हैं। हालांकि हम प्राइमरी भी हो सकते हैं क्योंकि हम घास भी खाते हैं, लेकिन लायन और मैन जो है वो टॉप कार्निवोर्स पे हैं। बर्ड्स, फिशेस और वोल्फ जो है वो आपको थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे भी नजर आ रहा है। बर्ड्स जो है वो किसको खा सकता है, बर्ड्स जो है वो जू प्लैंक्टॉन्स, सॉरी फिशेस जो हैं वो जू प्लैंक्टॉन्स को खा सकती हैं। तो ये इस डायग्राम को दोबारा से पढ़िए। इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोसिस्टम, डिफरेंट टॉपिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम। क्लियर और नॉट, ठीक है। तो चलिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप का जो हिस्सा है, ये मैं आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स के साथ ही करवाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको पूरा अच्छे से दोबारा से एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।